हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड अरुण प्रताप सिंह चौहान। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की फर्स्ट यूनिट का लेक्चर सेकंड। तो हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्था होती है वो वो ठोस कहलाती है, जिसकी पहचान हम कठोरता यानी हार्डनेस, दृढ़ता, फर्मनेस, असंपीड्यता यानी इनकम्प्रेसिबिलिटी से करते हैं। इन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, द स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड सॉलिड, they identify by hardness, firmness and incompressibility. In the solid state, atoms, molecules, ions, जो हमारी ठोस प्रावस्था होती है उसके अंदर जो परमाणु, अणु और आयन होते हैं वे क्रिस्टल का निर्माण किस तरीके से करते हैं? क्रिस्टल बॉन्डिंग की तरह, यानी क्रिस्टल बंध बनाकर ठोस अवस्था में जो परमाणु, अणु, आयन निकटतम दूरी पर बंध बनाकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। हम उसको देख लेते हैं, जैसे ये हमारे कुछ परमाणु हैं, ये बहुत पास है, तो ये आपस में इंटरेक्शन के थ्रू अननोन क्रिया के द्वारा बंध बनाएंगे और यही बंध बना के परमाणु या आयन होते हैं, ये हमारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब क्रिस्टल कितने तरीके के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइए हम उनको भी देख लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल दो तरीके के होते हैं, पहला एमरफस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस को कहते हैं हम एक्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब एक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या होता है? मेन उसकी ज्योमेट्री का होता है, शेप का होता है। जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी कोई फिक्स डेफिनेट शेप नहीं होती है, आप यहाँ देख सकते हैं उनकी कोई फिक्स डेफिनेट शेप नहीं होती है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप और ज्योमेट्री होते हैं। तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे कोई एक्रिस्टलीय ठोस है तो उसके जो परमाणु यान होंगे वो अव्यवस्थित तरीके से होंगे, व्यवस्थित रूप में नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो क्रिस्टल्स होंगे उनके जो परमाणु वगैरह होंगे वो व्यवस्थित तरीके से होंगे, उनका एक सिंपल सा पैटर्न होगा, जिसके कारण वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब ये क्रिस्टल किससे बने होते हैं? जो क्रिस्टल बने होते हैं वो मुख्य रूप से जालक यानी लैटिस और आधार बिंदु से बने होते हैं। देखते हैं जालक क्या होते हैं, आधार बिंदु क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं जालक से। जालक किसी ठोस का जो क्रिस्टल होता है वो अवयवी कणों का त्रिविम आवर्ती समूह होता है। यानी जो जालक हो बनेगा हमारा वो इस प्रकार बनेगा, जैसे ये आधार बिंदु, इसको हम थोड़ा सीधा लेते हैं, जैसे ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, बेस पॉइंट्स है, तो इनको मिलाएंगे तो ये हमारा होएगा 1D लैटिस यानी रेखीय जालक। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर बिंदु को एक ही दिशा में मिलाया, यदि हम माना कि इन दो बिंदु के बीच की दूरी a है, इसी प्रकार जैसे ये इन दो बिंदु की दूरी a रहेगी, ऐसे तो इनके जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, तो उनके जो बेस पॉइंट्स और लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस a फिक्स होती है। इसी प्रकार हमने इसको 2D डायरेक्शन, दो मल्टीपल डायरेक्शन में हम इसका फॉर्मेशन कर लें। इसको हम बोल दें a, इसको हम बोल दें b। ऐसे ही इस पॉइंट से वापस से a डिस्टेंस, ऐसे इस पॉइंट से भी वापस से b डिस्टेंस। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन हम बनाते जाएंगे यानी 2D के अंदर, तो 2D से हम एक प्लेन भी बना सकते हैं
तो इस प्रकार का जो लैटिस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्लेन लैटिस, जिसको हम कहते हैं समतलीय जालक। और जो हमारा थर्ड टाइप का लैटिस होता है वो होता है स्पेस लैटिस, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है? हमने देखा कि जो 2D लैटिस था, जो प्लेन लैटिस था, उसके अंदर हम 2 डायरेक्शन में फिक्स डिस्टेंस ले रहे थे, ए और बी। अगर हम इस प्लेन लैटिस को, जो ये समतलीय जालक होता है, इसको किसी थर्ड प्लेन के अंदर रिपीट करें, जैसे ये कोई जालक है, ये कोई थर्ड प्लेन है, हम इस ए बी, ये बी, इसको हम थर्ड डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में बार बार रिपीट करें, 3D के अंदर, त्रिविम में, तो हमें एक नया जालक बनता है, उसे हम कहते हैं स्पेस लैटिस। और जो एक थर्ड डिस्टेंस होती है, जो असमतलीय तल में होती है, उसको बोलते हैं हम सी डिस्टेंस। तो इस प्रकार हमारा स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। जो किसी क्रिस्टल का जो जालक होता है वो आवर्ती समूह होता है। आवर्ती समूह मतलब रिपीटेड, पीरियोडिक। यानी उनकी बार बार आवृत्ति करने पर जालक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमें स्पेस लैटिस मिलता है। तो हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिमिटिव सेल्स क्या होती है, अभाज्य कोशिका क्या होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभाज्य कोशिका होती क्या है। अभाज्य कोशिका के अंदर उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्थानांतरण। कि अभाज्य कोशिका को समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फैक्टर। मान लो स्पेस लैटिस के अंदर, यानी स्पेस के अंदर, यानी आकाश में ये 3 डिस्टेंस थी, ए, बी और सी। मान लो ये जो 3 डायरेक्शन हो गई, माना कि ए बी सी कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, जो हम नॉर्मल प्लेन्स लेते हैं, नॉर्मल एक्सिस लेते हैं, उसके कोरिस्पोंडिंग में हम मान लेते हैं। और जो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो क्या होगा, वेक्टर आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मान लीजिए कि इस वेक्टर के साथ कोई दूसरा पॉइंट की भी कोरिस्पोंडिंग हम डिस्टेंस बता सकते हैं। तो इसका संबंध, इस सिस्टम का संबंध इस सिस्टम से कैसे करेंगे हम, आपने रिलेटिविटी के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में। उसी की थ्योरी के बेस पे भी ये भी सॉलिड के अंदर भी हम कोरिस्पोंडिंग पोजीशन बता सकते हैं। तो माना कि जो न्यू डिस्टेंस होगी वो होगी आर प्लस ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन होगा वो तो यही होगा, और जो ट्रांसलेशन या ट्रांसफर वेक्टर, हम दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, ये होगा n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर, n3 सी वेक्टर। और जहां पर ये जो n1, n2 और n3 है, ये आर्बिटरी इंटीजर्स, यानी कि जैसे ये यहाँ पर a है, तो इससे ये 2a डिस्टेंस पे हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 बराबर 2। और ये b पोजीशन है, वो अगर 3b है तो n2 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम n3 भी दे सकते हैं। तो ये इंटीजर्स होते हैं, एक तरीके से स्वैच्छिक पूर्णांक होते हैं। और जो ये abc वेक्टर्स होते हैं, ab
सी वेक्टर, ये ट्रांसफर वेक्टर्स होते हैं और इन्हीं ट्रांसफर वेक्टर्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स। और इन्हीं प्रिमिटिव वेक्टर्स के रिपीटेशन के थ्रू जब हम रिपीटेशन करेंगे बार बार इनका, तो हमें मिलते हैं ये प्रिमिटिव सेल्स का निर्माण होता है। तो ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स, तो हम जितने भी टाइप के जालक्स पढ़ते हैं उनका जो बेस होता है, आधार होता है, वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव लैटिस ही होते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स क्या होती है? यूनिट सेल्स एक वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम होता है जिसको त्रिविम आकाश में यानी स्पेस के अंदर रिपीटेशन द्वारा पुनरावृत्ति करके यानी रिपीट करके क्रिस्टल का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण करता है। और जो आउटर स्ट्रक्चर बनता है इसी को ही हम यूनिट सेल कहते हैं, यानी एक वॉल्यूम को डिफाइन करता है, वॉल्यूम को डिफाइन करता है। यदि एक कोष्ठक में 3 अभाज्य सदिश कौन कौन से थे? ए बी सी से बना हुआ होता है, तो ए व बी के बीच जो एंगल होता है वो कहलाता है गामा। बी व सी के बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है अल्फा, और ए व सी के बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है बीटा एंगल। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 3 वेक्टर्स हुए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो ए और बी के जो बीच जो एंगल बन रहा है वो कहला दिया गामा, बी व सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहला दिया अल्फा, और जो ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है बीटा। आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी सी वेक्टर है यहाँ पर तीनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा, ये एक वॉल्यूम होता है एक तरीके से। अब किसी एक कोष्ठक यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करते हैं? आपने जनरली देखा होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, जो आयतन क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से डेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी उसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी होगी हमारी m अपॉन v। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालते टाइम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ यूनिट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल्स टू एकक कोष्ठिका में कणों का द्रव्यमान यानी मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रो इक्वल्स टू एम एन अपॉन वी, रो इक्वल्स टू एम ए अपॉन एन इंटू एन, एन ए इंटू बी, जहां स्मॉल एम क्या है? एक कण का द्रव्यमान, मास ऑफ वन पार्टिकल। एम ए क्या है? मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल।
और इसी के थ्रू एन क्या है, ये है एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन वैल्यूज को और इन नोटेशंस को यूज करके हम किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम और या फिर मास या फिर हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल लैटिस। इन जालकों के मूलभूत प्रकार कौन कौन से होते हैं, या फिर उन्हें त्रिविध जालक भी कहते हैं। त्रिविध जालक क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे कि जो हमारे जो ट्रांसफर वेक्टर्स हैं, जो हमारे ट्रांसफर वेक्टर्स हैं, जो हमारे ट्रांसफर वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ और उनकी डायरेक्शन, ट्रांसफर वेक्टर्स की